हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं उस कश्ती का हादसा डिस्कस करने लगा हूँ जिसमें तारकीन वतन लीबिया से यूनान और इटली की तरफ जा रहे थे। इंटरनेशनल वाटर्स में वो कश्ती उलट गई। 750 लोग उस कश्ती में सवार थे जिसमें गुंजाइश सिर्फ 250 लोगों के लिए थी। ये एक बहुत ही अलमनाक हादसा था जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हुआ। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत ज़िम्मेदार है, कुछ लोग कहते हैं कि एजेंट ज़िम्मेदार है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो नौजवान जिन्होंने ये डंकी का रास्ता अख्तियार किया वो ज़िम्मेदार हैं। तो मुख्तलिफ़ लोग हैं, मुख्तलिफ़ बातें हैं। दोस्तों, इस हादसे का शिकार होने वाले पाकिस्तानी नौजवानों की अक्सरियत अपर पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला, गुजरांवाला, गुजरात, खारियाँ, वज़ीराबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ से ये नौजवान ताल्लुक़ रखते थे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ दोस्तों की आपके साथ तहरीरें शेयर करूँगा। इन दोस्तों की तहरीरें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग खुद उन्हीं इलाकों के हैं। गुजरात और अपर पंजाब से इन दोस्तों का ताल्लुक़ है। तो इनकी मुख्तलिफ़ आराएं हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो ज़रा देखते हैं हम। अच्छा जी, ये गुजरात से एक दोस्त हैं और ये आजकल इस्लामाबाद में रहते हैं। ये बता रहे हैं सच यही है कि ऐसे हादसे पहले भी होते हैं, अभी भी हुए हैं और आइंदा भी होंगे, क्योंकि जहलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, शेखुपुरा, इस इलाके के नौजवान यूरोप के लिए ख़तरनाक हद तक जहनी मरीज़ हैं। लोग ऐसी इमोशनल बातें कर रहे हैं जैसे इन नौजवानों के पास घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी, माँ के इलाज के लिए, बहन के जहेज़ के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन ये दोस्त फिर ये सवाल कर रहे हैं, अरे भाई, ये डंकियाँ 25 से 35 लाख रुपए तक दे के लगाई जाती हैं। तो अब जो बंदा 35 से 25 लाख रुपया डंकी लगाने के लिए खर्च कर रहा है, उसको आप भूखा नंगा गरीब ख़ानदान तो नहीं कह सकते। ये भाई कहते हैं कि मैं खुद इस इलाके का हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि कितनों को वाक़या गुर्बत और कितनों को फ़क्त यूरोप जाने का जुनून होता है, जिसकी वजह से ये डंकियाँ लगाने पे मजबूर होते हैं हम। ज़्यादातर मामलात में वालिदैन की कोई गलती नहीं होती, नौजवानों ने उनका जीना हराम किया होता है क्योंकि नौजवानों पे यूरोप जाने का भूत सवार होता है। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि ये जितने भी एजेंट हैं या इंसानी स्मगलर हैं, इनकी पहुंच पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया तक है। तो ये लोग हो सकता है कि वक्ती तौर पर पकड़े भी जाएं, हो सकता है छोटे मोटे एजेंट्स को पकड़ लिया जाए। जो बड़े क्रिमिनल्स हैं उन पे अव्वल तो हाथ डाला नहीं जाता, और अगर हाथ डालेंगे तो वो कुछ अरसे के बाद वो फिर से आज़ाद होंगे और फिर से यही कुछ हो रहा होगा। वो एजेंट हजरात नौजवानों को यूरोप भेजने के बहाने लाखों रुपए लेंगे, डंकियां लगवाएंगे, उसमें से किसी की किस्मत है, कोई पहुंच गया तो पहुंच गया, ना पहुंचा तो वो फिर अल्लाह माफ़ करे, उसकी फिर दर्दनाक मौत रास्ते में ही वाक़या हो जाती है। अगर पाकिस्तानी रियासती इदारे चाहें तो इन सारे एजेंट हजरात को पकड़ के करार वाकई सज़ा दी जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रियासती इदारे अपना हिस्सा लेके साइड पे हो जाते हैं और इन बड़े एजेंट्स को पकड़ा नहीं जाता। अच्छा, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ये नौजवान बहुत ज़्यादा मजबूर थे और माली हालात की तंगी की वजह से ये डंकी लगाने के इंतहाई ख़तरनाक इक़दाम पे मजबूर हुए। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि भाई, अगर आप 25 से 30 लाख रुपया डंकी लगाने के लिए दे सकते हैं तो उन्हीं 25 से 30 लाख रुपयों में पाकिस्तान में कोई कारोबार क्यों नहीं कर सकते। इसका जो काउंटर आर्गूमेंट है वो लोग ये देते हैं कि ये 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख ये लोग उधार लेके जाते हैं कि 6 माह में, 4 माह में वापस कर देंगे। पाकिस्तान में कोई ऐसा उधार का कारोबार नहीं है जो आप 20 लाख रुपया लगा के शुरू करें और 6 माह में उधार चुका दें। दोस्तों, मैं अखबार पढ़ रहा था और अखबार में एक ख़बर है कि सियालकोट के एक नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है जिसमें वो नौजवान यूरोप जाने के लिए एक एजेंट को
23 लाख रुपया दे रहा है। ये जो नौजवान है, इसके वालिद बताते हैं कि एजेंट ने कहा था कि 23 लाख रुपया आपसे लेंगे और आपका बच्चा पहले लीबिया जाएगा और लीबिया से आगे उसको बाय एयर इटली भेजा जाएगा। अब ये जो बाय एयर जो सुनता है वो कहता है कि भाई ये तो सेफ़ ट्रैवल है, लेकिन असल में वो बाय एयर उनको ट्रैवल नहीं कराया, उनको इंतहाई ख़तरनाक तरीके से माहीगिरी के लिए इस्तेमाल होने वाली एक पुरानी कश्ती में सवार कर दिया और अब ये नौजवान लापता है। दोस्तों, अब इस सारी बहस का हासिल निकालते हैं। जो ये हादसा हुआ है इससे हम क्या कुछ सीख सकते हैं उसकी बात करते हैं। मज़ीद बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह बाकी नौजवानों को यूरोप जाने का, तरक्की याफ्ता ममालिक जाने का शौक़ होता है, वैसे ही मुझे भी ये शौक़ था। मैंने 2009 में यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था जो कि मुझे मिल गया था। उस ज़माने में तकरीबन 3 लाख रुपए का ख़र्चा टोटल आया था, उसमें मेरी टिकट भी शामिल थी और मैं स्टडी वीज़ा पे यूके चला गया था। उसके बाद तालीम मुकम्मल की और हाईली स्किल्ड वीज़े लेते रहे और फिर 2021 में आके मुझे ब्रिटिश नेशनलिटी मिल गई थी। ब्रिटिश नेशनलिटी मिलने के बाद मैं पाकिस्तान वापस शिफ्ट हो गया और अब मैं ऑनलाइन यूके में काम करता हूँ, लेकिन मैं रहता अपनी फैमिली, अपनी अम्मी के साथ हूँ। तो दोस्तों, जिस तरह मेरा ख्वाब था कि मैं तरक्की याफ्ता मुल्क में जाऊँ, जाके वहाँ पे पैसे कमाऊँ, घर में आसूदगी आए, मैंने अपने तकरीबन सारे ख्वाब पूरे कर लिए। इसी तरह आज का नौजवान भी ये चाहता है कि वो अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्क में जाए, अच्छे पैसे कमाए, अच्छी एक ज़िंदगी गुजारे। दोस्तों, ये ख्वाहिश आपकी बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इमिग्रेशन के बहुत से जायज़ रास्ते हैं, आप उनको फॉलो करें। आप स्टडी वीज़ा लेके जाएं, आप कोई वर्क परमिट लेके जाएं, अगर आपका कहीं पे रिश्ता वगैरह हो जाता है तो आप शादी करके चले जाएं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो बिज़नेस इमिग्रेशन ले लें। ये सारे जायज़ रास्ते हैं और मैं भी कभी कभार अपनी वीडियोस में इमिग्रेशन रूट्स डिस्कस करता रहता हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करूँगा। दोस्तों, अगर आपने बाहर जाना है तो जायज़ और लीगल तरीके से बाहर जाएं। मुझे इन नौजवानों पे बहुत ज़्यादा हैरत होती है, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है कि ये नौजवान बिल्कुल बेहुनर थे और तालीम भी इनकी कोई ख़ास नहीं थी। अब ये देखेंगे, ये जो एजेंट्स हैं ये 2 रास्तों से इन नौजवानों को यूरोप लेके जाने का बताते हैं। एजेंट्स के 2 रास्ते हैं। ये पहले तो नौजवानों को बलूचिस्तान के ज़रिए ईरान में इलीगल एंटर करते हैं। अब रास्ते में पहाड़ हैं, जंगल हैं, सहरा है, नौजवानों के पास कई दफ़ा खाना होता है, कई दफ़ा नहीं होता और सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि नौजवानों को देखा जा सकता है कि वो किस कदर बुरे हालात में होते हैं। ये जो इंसानी स्मगलर हैं ये तो इंतहाई ज़ालिम लोग हैं। इनको तो वक्त पड़े ये खुद जो तारकीन वतन होते हैं इनको ये जान से मारने से भी गुरेज नहीं करते। पहला रूट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि नौजवानों को पाकिस्तान में बलूचिस्तान के रास्ते ईरान में इलीगली एंटर किया जाता है। उसके बाद ईरान इतना बड़ा मुल्क है, ईरान से गुजार के इंतहाई मुश्किल हालात से उनको गुजार के तुर्की ले जाया जाता है और फिर तुर्की से आगे यूनान और फिर यूनान से आगे मेनलैंड यूरोप। दोस्तों, वैसे तो मैं डंकी लगाने के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ, लेकिन मेरे जहन में एक बात है जो कि बड़ी एक लॉजिकल बात है कि अगर कोई बेहुनर नौजवान है, उसने कह दिया कि भाई मैंने लगाने ही डंकी है, मैंने जाना ही इलीगल है, तो यार कम से कम आप इतना तो कर लो कि मैप चेक कर लो। आप पाकिस्तान से तुर्की का तो लीगल वीज़ा ले लो, पाकिस्तान से बाय एयर तुर्की पहुंच जाओ और उसके बाद आपने जो भी अपनी जान के साथ एडवेंचर करना है वो आप आगे जाके कर लो। आपको क्या ज़रूरत है कि आप बलूचिस्तान और उसके बाद ईरान, वो वहाँ पे सहरा हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, वहाँ से आप गुज़र के इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों से आप गुज़र के आप तुर्की तक पहुँच रहे हो। अब तुर्की तक तो बाय एयर पहुँचो, लेकिन मुझे यकीन है कि ये जो नौजवान है ये कभी भी इंटरनेट खोल के ये चेक नहीं करेंगे कि नक्शे पे तुर्की कहाँ पे है, ईरान कहाँ पे है और पाकिस्तान कहाँ पे है। ये कभी नहीं सोचेंगे, लॉजिकल बात नहीं सोचेंगे कि हम तुर्की का लीगल वीज़ा लेके तुर्की तक क्यों नहीं जाते। उसके बाद आपने जो अपनी जान के साथ एडवेंचर करना है वो आप आगे कर लें। जिन लोगों की इस अलमनाक हादसे में
वफ़ात हुई है, उनके बारे में हम ये भी नहीं कह सकते कि उनको इन ख़तरात का अंदाज़ा नहीं था। सवाल ही नहीं पैदा होता। सोशल मीडिया ऐसी सारी ख़बरों से और ऐसी वीडियोस से भरा हुआ है जहाँ पे बहुत सारे नौजवानों को देखा जा सकता है कि वो ईरान, तुर्की और यूरोप में किन मुश्किल हालात से गुज़र के यूरोप तक पहुँच रहे हैं। हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा मसला है, एक तो ये पढ़ नहीं सकते, इंटरनेट पे ये इंग्लिश पढ़ेंगे, इनके दिमाग के ऊपर ज़ोर पड़ेगा, और ये नहीं चाहते कि हमारा जो दिमाग है ना वो इस्तेमाल हो। ये चाहते हैं कि हम ना अपना दिमाग नया नकोर रखें ताकि अगले जहाँ ले जाके हम अपने दिमाग को ब्रांड न्यू करके, पता नहीं शायद इन्होंने बेचना है या क्या करना है, क्यों नहीं ये लोग दिमाग का इस्तेमाल करते। ये लोग बिल्कुल इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करते, ये लोग बिल्कुल इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज नहीं करते, ये पढ़ते नहीं है कि भाई हम कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, लीगली कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, लीगली हमें वीज़ा कहाँ कहाँ का मिल सकता है। ये सारे लीगल और निस्बतन आसान रास्ते छोड़ के सिर्फ और सिर्फ डंकी के चक्कर में जाते हैं, और डंकी को पता नहीं ये लोग क्या इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, ग्लैमराइज करते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है कि एक इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है जहाँ पे काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपकी जान का रिस्क होगा, और फिर भी आप अपनी जान का रिस्क लेके जा रहे हैं। इस बात की तो कोई सेंस नहीं बनती। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ। अगर आप पाकिस्तान में हैं, बाहर जाना चाहते हैं, ये बिल्कुल जायज़ ख्वाहिश है। तालीम हासिल करें, हुनर हासिल करें। अब अगर आपने 20-30 लाख रुपया इलीगल तरीके पे लगाना है तो इतने पैसों में तो आपको स्टडी वीज़ा भी मिल जाएगा। साउथ कोरिया का हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुआहदा है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है उनका, कि उनको अगर वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पाकिस्तान से बंदे मंगवा सकते हैं। और मेरे दोस्त वगैरह गए हैं, और कोरिया बहुत बेहतरीन मुल्क है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। साउथ कोरिया का लीगल वर्क परमिट कैसे हासिल करते हैं वो भी मैं आपके साथ किसी वक्त डिस्कस करूंगा। लेकिन बात यह है कि अगर आपने 20-30 लाख रुपए लगाने हैं तो थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें, कोई तालीम हासिल करें, कोई हुनर हासिल करें, और उसके बाद इन पैसों से ही आप आगे लीगल तरीके से इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। पूरी कोशिश करें, जो भी आपसे बन पड़ता है करें। अगर आपके पास वसाइल नहीं है, अगर आपका बाहर जाने का सीन नहीं बन रहा, तो नो प्रॉब्लम, जान है तो जहान है। यहीं पे पाकिस्तान में मेहनत मजदूरी करें, कोई हुनर सीखें, यहीं पे पैसे कमाएं। आगे हो सकता है कि अल्लाह ताला करम कर दे और आप यहाँ पे इतने पैसे कमा लेंगे, आपका यूरोप यहाँ पे बन जाए। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि पाकिस्तान के माली हालात अच्छे नहीं हैं या फिर यहाँ पे बड़ी नाइंसाफ़ी होती है वगैरह वगैरह। भाई जो मर्ज़ी है, ये आपका होम ग्राउंड है और यहाँ पे आपको होम ग्राउंड एडवांटेज है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के हालात कोई अफ़गानिस्तान या अल्लाह ना करे शाम जैसे तो नहीं थे, सीरिया जैसे तो नहीं थे। अगर सीरियन लोग इस तरह डंकियाँ लगा के जा रहे थे तो चलो उनका फिर भी कुछ ना कुछ रीज़न समझ में आता है कि उनका मुल्क उस वक्त हालत जंग में था, और वो अगर वहाँ पे रहते तो उनको वहाँ पे जान का ख़तरा था। अगर वो आगे यूरोप जा रहे थे, ठीक है, डंकी में भी उनको ख़तरा था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चांस तो लिया। तो दोस्तों, सीरियंस शामी लोगों का मुल्क हालत जंग में था, पाकिस्तान हालत जंग में नहीं है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो ये जो अपर पंजाब का एरिया, ये काफ़ी डेवलप्ड एरिया है, अच्छे लगे हैं। बाकी मुल्क में हो सकता है कि इतने अच्छे शहर ना हो, लेकिन ये वाले शहर तो ज़बरदस्त बने हुए हैं, डेवलप्ड हैं। तो दोस्तों, हासिल बहस ये है कि इमिग्रेशन हासिल करनी है, ज़रूर हासिल करें, लेकिन उसके लिए तालीम और हुनर, इसका रास्ता इख्तियार करें, और किसी भी सूरत में इल्लीगल तरीके से इमिग्रेशन करने की कोशिश ना करें। इसमें जान का रिस्क है, तो ऐसा रिस्क ना लें। आपकी जान बहुत ज़्यादा अहम है। शुक्रिया।